बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर के तमाम लॉ गेट के स्टूडेंट, LLB के स्टूडेंट और वो यंग लैड जो ये चाहते हैं कि वो अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त तैयारी हमसे करें, तो वो जल्द अज जल्द लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। वीडियो के स्टार्ट के अंदर ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जहां पर हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ पर जो है ये ठेका तकरीबन 4 से 6 माह के दरमियान है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं तो आपका लॉ गेट का जो है वो किसी भी वक्त आपके पेपर की अनाउंसमेंट हो जाएगी। तकरीबन फरवरी में जो है वो उसकी गालबन जो है फरवरी में उसके पेपर होंगे। मगर अगर हम ये करते हैं तो फिर आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वॉइसेस हैं, एक्स्ट्रा नॉइसेस हैं, वो आपको ज़रूर सुनाई दे सकती है, तो उसके लिए हम माजरत ख़्वाह है। हम स्टार्ट करते हैं CPC का ऑर्डर 39, जिसका नाम है टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब है हुक्म इम्तनाई आर्जी और इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब है हुक्म दरमियानी या एहकाम दरमियानी। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि ऑर्डर 39 आपको गलत स्टेटमेंट बना के देगा कि जो ऑर्डर 39 है वो सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन के मुतालिक है। आप कहेंगे गलत, ये दोनों चीज़ों के मुतालिक है। ये टेम्परेरी इंजंक्शन के मुतालिक भी है और ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर के मुतालिक भी है। अब इसके अंदर अगली चीज कि आपसे लॉ गेट में पूछेगा टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 की कौन से रूल से लेकर कौन से रूल तक जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन को डील करता है। आप कहेंगे ऑर्डर 39 का रूल 1 से 5 तक टेम्परेरी इंजंक्शन के मुतालिक है और जो रूल 6 से 10 तक जो है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है जी। अब टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होती है, इसको थोड़ा सा मिसाल से समझें। मैंने अपना मकान किराए पे दिया और किराएदार ने झूठे पेपर बनवाकर उस पर कब्जा कर लिया और उसने इनकार कर दिया कि मैं इस मकान से दोबारा कभी उठूंगा। मैंने मुकदमा जो है अदालत में दायर किया और मुझे पता चल गया कि मेरा किराएदार उन झूठे दस्तावेज की बुनियाद के ऊपर मेरे मकान को सेल करने वाला है। तो मैं अदालत में जाके कहूंगा कि जज साहब मुझे जल्द अज जल्द टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो ग्रांट की जाए ताकि उस बंदे को रोका जाए कि वो मेरे मकान को ना बेचे। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए जो हम आर्जी हुक्म लेते हैं उसको टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं और उसको उर्फ आम के अंदर हम कहते हैं स्टे ऑर्डर। अक्सर आपने सुना होगा मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया, तो स्टे ऑर्डर जो होता है ना वो टेम्परेरी इंजंक्शन ही होती है। अब जो इंजंक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक हुक्म इम्तनाई आर्जी यानी टेम्परेरी इंजंक्शन और दूसरी होती है हुक्म इम्तनाई दवामी यानी कि वो जो मुस्तकिल होती परमानेंट इंजंक्शन जिसको कहते हैं। हम जो ऑर्डर 39 में जो है ना वो टेम्परेरी इंजंक्शन को पढ़ रहे हैं। अब ये टेम्परेरी इंजंक्शन खुद ब खुद नहीं मिल जाता, आपको अदालत के अंदर जो है वो दरख्वास्त देनी पड़ती है कि जज साहब मुझे इस चीज के मुतालिक खतरा है तो आप मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दें। तो आपको 3 बातें कम से कम जो है वो अदालत में साबित करनी पड़ेंगी। पहली चीज क्या कि मेरा केस प्रिमा फेशियाई है, यानी मैं हक बाजानिब हूं, तमाम का तमाम हक मेरी तरफ लौटता है, वो शख्स जो है वो हक पे नहीं बल्कि प्रिमा फेशियाई मेरा केस है। नंबर 2 कि मेरी प्रॉपर्टी को इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा जिसका अदालत कभी भी अजाला नहीं कर सकेगी। तीसरी चीज क्या कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हो जाएगा। अभी मामला बिल्कुल तवाजन में है, कोई ज्यादा मामला नहीं बिगड़ा, तो अगर क्या नाम है आपने टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया वो बंदा मेरी जायदाद को बेचेगा, उसके बाद मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूंगा, फिर वो बंदा मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा, वो मुझ पे पर्चे करवाएगा, मैं उस पे लिटिगेशन करवाऊंगा और एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा ये पर्चेबाजी का, केसबाजी का। तो उस चीज से रोकने के लिए आप क्या करें कि मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन दें। यानी 3 बातें, पहला प्रिमा फेशियाई केस यानी मैं हक बाजानिब, दूसरा कि मेरी
प्रॉपर्टी को इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। और तीसरा कि मैं हक बजानिब हूं, तो नहीं, हाँ, तीसरा ये कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हो जाएगा कि अभी तो मामला सही है, बाद में मसला पड़ जाएगा। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं, तो हम आपको उस वक्त वो मतलब बताते हैं कि जो उस वक्त उस लाइन के उस लफ्ज पे बिल्कुल ठीक बैठता होगा। प्लस एक और बड़ी अहम चीज कि इस लेक्चर को हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट भी देख रहा हो स्टूडेंट के अलावा, तो वो कल को इस चीज पे एतराज करे कि देखो जी आसिफ जो है ये तो इस तरह की बातें करता है जिसका नाम ने कभी कुछ सुना है ना कुछ। तो मेरे भाई, मैं जो ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ये कहता हूं सबको कि मैं यहां पर जो है ना, मेरा काम ये है कि मैं आपको समझा दूं, और वो मतलब कि जो आपको समझाने के लिए अच्छा होगा, तो अगर वो उसका वजूद नहीं भी होगा ना, तो मैं उसको जरूर बोलूंगा, क्यों? कि ताकि आपको समझ आ जाए। बस मिसाल के तौर के ऊपर अल्लाह ने कहा कि कायनात बनने से पहले मेरा तख्त पानी पे था। अब क्या ये वही पानी है? नहीं ना। कौन सा पानी था अल्लाह को पता, मगर अल्लाह ने इंसान को समझाने के लिए कि इंसान को किस लेवल पे समझ आएगा, क्योंकि हमारी अकल छोटी सी है, तो क्या लफ्ज कहा कि पानी पे तख्त था, ताकि मैं समझ आ जाए कि पानी जैसी कोई चीज होगी। तो इसलिए कई मर्तबा ऐसे लफ्ज भी बोले जाते हैं जिनका वजूद नहीं होता। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन को। इसका रूल 1 है, केसेस इन विच टेम्परेरी इंजेक्शन में बी ग्रांटेड, किन किन केसों में टेम्परेरी इंजेक्शन दी जाएगी। वेर इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे में इट इज प्रूव्ड, ये बात साबित हो जाए। लफ्ज एनी बड़ा कीमती है। लागेट में कहेगा वेर इन सर्टेन सूट, खास मुकदमे में, आपके गलत, बल्कि क्या, वेर इन एनी सूट, कोई भी मुकदमा हो सकता है। वेर इन एनी सूट इट इज प्रूव्ड, ये बात साबित हो जाए बाय एफिडेविट, या तो आपके बयान हल्फी से, एफिडेविट से, और अदरवाइज या किसी और तरीके से। ये दो लफ्ज बड़े कीमती हैं, एफिडेविट या अदरवाइज। लॉ गेट में कहेगा सिर्फ एफिडेविट से प्रूफ होगा तो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगा। आप कहेंगे नहीं, एफिडेविट के अलावा किसी और जरिए से भी प्रूफ हो जाए कि मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचने वाला, तो मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन मिल जाएगा। क्या साबित हो जाए? दैट एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, जो कि मुतनाजा प्रॉपर्टी है, यानी जिसके ऊपर केस चल रहा है, इन ए सूट, मुकदमे में, इज इन डेंजर, वो खतरे में है, ऑफ बीइंग वेस्टेड, कि उसको जाया कर दिया जाएगा, डैमेज, नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, और एलिनेटेड, या उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा, बाय एनी पार्ट ऑफ टू द सूट, इस मुकदमे के किसी पार्ट के हिस्से को, आर रॉन्गफुली सोल्ड, या उसको जो है वो किसी गलत तरीके से बेच दिया जाएगा, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, किसी डिक्री के इजरा के लिए, यानी किसी भी डिक्री की तामील के लिए उसको बेच दिया जाएगा। नंबर 2 यानी बी, दैट द डिफेंडेंट थ्रेटन्स, के जो डिफेंडेंट है वो धमकियां देता है, आर इंटेंट्स, उसका इरादा है, टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर देगा, डिस्पोज ऑफ, उसका तस्फिया कर देगा, उसको कहीं ना कहीं पे दे देगा किसी शख्स को, विद ए व्यू, इस नजरिए के साथ, टू डिफ्रॉड हिज क्रेडिटर्स, कि अपने कर्ज खाहों को, कर्ज वालों को धोखा दे सके। यानी जो मेरा जो डिफेंडेंट है उसने किसी बंदों के पैसे देने हैं, और वो क्या करेगा, मेरी इस प्रॉपर्टी को उनको धोखा देने के लिए, उनको डिफ्रॉड करने के लिए क्या कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं पे मुंतकिल कर देगा। तो आप क्या करें, उसको टेम्परेरी इंजंक्शन दे। आगे क्या है, द कोर्ट में का लफ्ज बड़ा कीमती है, तो आपसे लागत में कहेगा द कोर्ट शैल, कोर्ट जरूर देगा टेम्परेरी इंजंक्शन। गलत, कोर्ट की सवाबदीद पे है, चाहे तो टेम्परेरी इंजंक्शन दे, चाहे तो ना दे, मगर कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन, जब ये 3 बातें प्रूफ हो जाए जो मैंने पहले बताई, कि प्रिमा फेसाई केस, इर्रिपेरेबल लॉस और बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ये 3 चीजें प्रूफ आप कर दे, तो आपको कोर्ट जो है वो जर्नली जो है वो आपको टेम्परेरी इंजंक्शन अलाउ करता है, ग्रांट कर देता है। क्योंकि अगर उसने नहीं किया तो कल को कोर्ट के खिलाफ भी आप तो जाएंगे ना, हाई फॉर्म पे जाएंगे ना, कि जब मेरा केस बनता था तो कोर्ट ने मेरा इतना बड़ा नुकसान क्यों किया है। तो इसलिए कोर्ट इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि कोर्ट न्यूट्रल होता है, वो किसी की तरफ नहीं होता, तो वो क्या करता है, मामले को जब देखता है मेरिट तो आपको देता है। तो क्या, द कोर्ट में बाय ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के जरिए से ग्रांट टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करता है, टू रिस्ट्रेन, के रुक जाए, यानी रोक दिया जाए, सच एक्ट, वो अमल,
आर मेक सच अदर ऑर्डर, या कोई ऐसा हुक्म जारी कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग, इस मकसद के लिए कि रोक दिया जाए, एंड प्रिवेंटिंग, और महफूज कर दिया जाए, द वेस्टिंग, उसके नुकसान को, तबाह करने को, ज़िया करने को, डैमेजिंग, नुकसान देने को, एलिनेशन, इंतकाल करने को, सेल, उसको फरोख्त करने को, रिमूवल और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को रिमूव कर देना और डिस्पोज ऑफ कर देना, उसका तस्फिया कर देना उससे, ताकि रोक दिया जाए बंदे को। एज द कोर्ट थिंक फिट, कोर्ट जो भी मुनासिब समझे, अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, कब तक का हुक्म दे सकती है? जब तक के जो मुकदमा है वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। और अनटिल फर्दर ऑर्डर, ये कोर्ट क्या कह सकती है कि जब तक मैं दूसरा हुक्म जारी ना करूं तब तक तुमने स्टे ऑर्डर तुम्हें दिया जाता है, तुमने ये वाली कोई बात नहीं करनी जिसके मुतालिक मैं तुम्हें दे रही हूं। तो मेरा केस क्या था कि ये प्रॉपर्टी को आगे सेल ना करे, बेशक ये उसमें बतौर किराएदार बैठा रहे, जब फैसला होगा देखा जाएगा, मगर ये प्रॉपर्टी को सेल ना करे। तो यहां पे क्या रोक दिया जाएगा कि जब तक फैसला ना हो तुमने प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी। अब है हमारे पास इसका रूल 2, इंजेक्शन टू रिस्ट्रेन। इंजेक्शन जो है वो रिस्ट्रेन की जाती, इंजेक्शन यानी हुक्म दिया जाएगा टू रिस्ट्रेन के रोक दिया जाए, रिपीटेशन के वो शख्स रिपीट ना करे, और कॉन्टिन्यूस ऑफ ब्रीच, ये जारी ना रखे खिलाफ वर्जी। याद रखना टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए कौन सी दरखास्त लगती है? 39(1)(2, यानी ऑर्डर 39, उसका रूल 1 और 2 की दरखास्त लगती है। तो हमने रूल 1 में देख लिया कि टेम्परेरी इंजंक्शन कहां कहां दी जाती है, और रूल 2 में हम देख रहे हैं कि कोर्ट क्या करने से उसको रोकेगी। क्या करने से रोकेगी? रिपीट करने से रोकेगी कि दोबारा ये हरकत ना हो। फिर कॉन्टिन्यूस करने से रोकेगी, जो तुम काम कर रहे हो ना ये जारी ना रखा जाए, ये रोक दिया जाए। इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे, यहाँ पे भी एनी लफ्ज बड़ा कीमती है, तो कोई सर्टेन गलत। इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे में, फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को रोकने के लिए। इन एनी सूट, एनी का लफ्ज बड़ा कीमती है, लागैट में कहेगा कि इन सर्टेन सूट गलत, एनी सूट किसी भी मुकदमे में। फॉर रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को रोकने के लिए, फ्रॉम कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, के वो अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे, और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड, ये किसी दूसरी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, वेदर कंपनसेशन इज क्लेम्ड, चाहे तुमसे मुआवजे का मुतालबा किया गया हो इन दी सूट मुकदमे में, आर नॉट, या मुआवजे का मुतालबा ना किया गया हो, दोनों सूरतों में। द प्लेंटिफ में, प्लेंटिफ अगर चाहे, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में, आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द सूट, मुकदमा शुरू होने के बाद, एंड एदर बिफोर, या उससे भी पहले, और आफ्टर जजमेंट, हत्ता के जजमेंट के बाद भी टेम्परेरी इंजंक्शन ले सकता है। अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट को अप्लाई कर सकता है फॉर ए टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए, टू रिस्ट्रेन के रोक दिया जाए द डिफेंडेंट को, फ्रॉम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, ताकि वो अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे, और इंजरी कंप्लेंट ऑफ, या उसको कोई ऐसा नुकसान ना दे जो मैंने कहा है, कंप्लेंट जिसके मुतालिक मैंने शिकायत की है वो कोई नुकसान ना दे उस तरह का, और एनी ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, या किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करे, और इंजरी ऑफ ए लाइक काइंड, या किसी तरह की, इसी तरह की कोई दूसरी जो है वो नुकसान ना दे, अराइजिंग आउट ऑफ द सेम कंट्रैक्ट, जिसका ताल्लुक इस मुआहदे से हो, आर रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी और राइट, या मेरी इसी प्रॉपर्टी को या इसके किसी हकूक को वो नुकसान ना पहुंचाए। तो इसमें अब दूसरी जो बात है ना, रूल 2 का सब रूल 1 के अंदर बड़ी कीमती बातें हैं। पहली, लॉ गैट में आपसे कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ मुकदमा शुरू होने के बाद जो है, हम सूट शुरू होने के बाद ही हम टेम्परेरी इंजंक्शन को जो है अप्लाई कर सकते, नहीं मुकदमा अभी हियरिंग पे नहीं आया, आप क्या कर सकते हैं, अभी आपने जिसने मुकदमा अभी दायर किया है उसके साथ भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन की दरखास्त दे सकते हैं। फिर आपसे लॉ गैट में कहेगा क्या जजमेंट के बाद भी आप टेम्परेरी इंजंक्शन को वो कर सकते हैं? हाँ, जजमेंट अगर आपकी हो गई है मगर कोई ऐसा खतरा है आपकी जायदाद को, तब भी टेम्परेरी इंजंक्शन को अप्लाई कर सकते। रूल 2 का सब रूल 2, द कोर्ट में बाय ऑर्डर, कोर्ट अपने ऑर्डर के साथ, में का लफ्ज यहाँ पे शेल डालेगा तो गलत, में ठीक है, कोर्ट में बाय ऑर्डर, कोर्ट चाहे तो अपने हुक्म के जरिए से ग्रांट सच इंजंक्शन, ऐसी इंजंक्शन को दे सकती है ऑन सच टर्म्स,
उन शराइत के ऊपर। एज टू द ड्यूरेशन ऑफ द इंजंक्शन, के मैं कितने दिनों का उसको टेम्परेरी इंजंक्शन दूं, यानी उस बंदे को, किराएदार को कितने दिनों के लिए रोकूं को तो ये हरकत नहीं करेगा। कीपिंग एन अकाउंट, अपने जहन में ये बात रखते हुए, गिवन सिक्योरिटी, तो कीपिंग एन अकाउंट का मतलब ये भी इसमें लिया जाता है, इसकी फिलॉसफी के अंदर, इसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर, कि हिसाब किताब रखते हुए, ये भी सही है। गिवन सिक्योरिटी कि क्या उससे जमानत ली जाए, और अदरवाइज या किसी और तरीके से, एज द कोर्ट थिंक फिट, कोर्ट जो भी मुनासिब समझे। यानी कोर्ट को अगर ये लगे कि नहीं, आसिफ जो है ये जानबूझ के गलत बयान नहीं कर रहा है कि ये बंदा जो है इसका किराएदार मकान को फरोख्त करना चाहता, आसिफ झूठ बोल रहा है, मुझे शक है आसिफ के ऊपर, तो मैं आसिफ से जमानत लूं कि अगर तुमने झूठ बोला होगा तो तुम्हारी ये जो जमानत की जो होगी ये जब्त की कर ली जाएगी। तो तुमने झूठ नहीं बोलना, तो तुम क्या करो, अपनी कोई जमानत दो कि तुम वाकई ठीक कह रहे हो कि तुम्हारा ये किराएदार तुम्हारी जायदाद को बेच रहा है, ये जानबूझ के उसको परेशान करने की नीयत से ऐसा कर रहे हो, तो कर सकती है कोर्ट क्या, कि आपसे जमानत ले सकती है। और अदरवाइज एज द कोर्ट थिंक फिट, या कोर्ट उसको कुछ भी मुनासिब समझे वो कर सकती है। रूल 2 का सब रूल 3, इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, अगर वो बंदा ना माना, देखो कोर्ट ने क्या कहा, टेम्परेरी इंजंक्शन आसिफ को ग्रांट कर दी कि तुम जाओ और क्या कहो, किराएदार से कहो कि ये जब तक केस का फैसला ना हो तुमने जायदाद नहीं बेचनी। मगर वो बंदा नाफरमानी करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, इन केस ऑफ डिसओबीडियंस, अगर वो नाफरमानी करता है, और ब्रीच ऑफ एनी सच टर्म, या किसी भी जो शराइत कोर्ट ने लगाई थी उनकी खिलाफ वर्जी करता, ब्रीच का मतलब खिलाफ वर्जी। द कोर्ट ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, जो कोर्ट ने जो इंजंक्शन ग्रांट की थी, मे ऑर्डर द प्रॉपर्टी, कोर्ट क्या कर सकती है, मे के लफ्ज है, चाहे तो ऑर्डर हुक्म दे सकती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी, वो पर्सन जो गिल्टी है किस चीज के मुतालिक, ऑफ सच डिसओबीडियंस, जो नाफरमानियां कर रहा है, यानी मेरा किराएदार, और ब्रीच ऑफ सच, और ब्रीच टू बी अटैच, जब उसका कोई ब्रीच कर रहा है, यानी कि नाफरमानी कर रहा है या खिलाफ वर्जी कर रहा है, ब्रीच खिलाफ वर्जी कर रहा है, टू बी अटैच्ड, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। एंड मे आल्सो ऑर्डर, या हुक्म दे सकती है, सच पर्सन टू बी डिटेन्ड, कि इस शख्स को नजरबंद कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, इन ए प्रिजन, जेल में, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा की कैद ना हो, अनलेस, जब तक, इन मीन टाइम द कोर्ट इसी वक्त के दौरान, डायरेक्ट्स हिज रिलीज, जब तक कोर्ट उसको छोड़ ना दे। अब इसको जरा समझो, अब इस रूल 2 के सब रूल 3 को समझो। कोर्ट ने मेरे किराएदार को कहा कि तुमने मकान को आगे फरोख्त नहीं करना, रुक जाओ, मगर वो बाज नहीं आता, डिसओबीडियंस करता है या ब्रीच करता है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, 2 बातें कर सकती है, मे के साथ है, लागैट में कहेगा शेल के साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करवा देगी, आप कहेंगे गलत, मे के साथ, अगर चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है, किसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, या कोर्ट क्या कर सकती है, उसको 6 महीने के लिए कैद भी कर सकती है। तो क्या मे के साथ ही कैद कर सकती है और मे के साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अब यहां पे एक बड़ी कीमती बात यह है, लागैट में आपसे कहेगा कि कोर्ट ने उसको 6 महीने के लिए कैद कर दिया, तो क्या कोर्ट 6 महीने से पहले उसको छोड़ सकती है, आप कहेंगे हां, तो आगे इसमें लिखा हो ना कि अनलेस, जब तक, इन द मीन टाइम, उसी वक्त के दौरान, द कोर्ट डायरेक्ट हिज रिलीज, जब तक कि कोर्ट चाहे उसको डायरेक्ट कर सकती है, हुक्म जारी कर सकती है कि उसको रिलीज कर दिया जाए, तो उसको 6 महीने से पहले भी छोड़ सकती है। रूल 2 का सब रूल 4, नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल, इस रूल के तहत अटैचमेंट नहीं की जाएगी, शेल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी को कब्जे में नहीं रखा जाएगा। एट द एंड ऑफ विच टाइम, और उस वक्त के खत्म होने के बाद, यानी 1 साल गुजर गया, उसकी प्रॉपर्टी अब रिलीज कर दी जाएगी। मगर अगर वो बंदा फिर भी नहीं मानता तो क्या किया जाएगा, फिर उसकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी। एट द एंड ऑफ विच टाइम, जब ये 1 साल खत्म हो गया उसके इख्तिताम पर, इफ द डिसओबीडियंस, अगर वो नाफरमानी करता है और ब्रीच कॉन्टिन्यूस या खिलाफ वर्जियां जारी रखता है,
दी प्रॉपर्टी अटैच, जो प्रॉपर्टी उसकी जब्त की गई थी, मे बी सोल्ड, उसको बेचा जा सकता है। यहाँ पे मे का लफ्ज है। लॉ एक्ट में कहेगा अगर उसने 1 साल तक उसकी प्रॉपर्टी जब्त रही, उसने फिर भी ना माना, तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को शेल के साथ बेच देगी। आप कहेंगे नहीं, मे के साथ चाहे तो उसको बेचे, चाहे तो ना बेचे। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड द कोर्ट में अवॉर्ड सच कंपनसेशन, और इसी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट चाहे तो मुआवजा दिलवा सकती है, एज इट थिंक फिट, अगर वो ऐसा मुनासिब समझे। एंड शेल पे बैलेंस, और कोई बैलेंस भी करवा सकती है, यानी कोई कोर्ट कर सकती है कि भाई तू हरकतों से बाज तुम नहीं आ रहे हो, तो तुम क्या करो कि दूसरा जो बंदा है, जो आसिफ है, उसका क्या कसूर है, तुम उसको मुफ्त में परेशान किए बैठे हो, तो तुम उसको कोई ना कोई मुआवजा दो, उस पे खर्चा भी लेके दे सकती है। पे बैलेंस इफ एनी, अगर कोई है, टू पार्टी इंटाइटल्ड देयर टू, उस पार्टी को दिलवा सकती है जो ये कर सके। यानी सिंपल वर्डिंग के अंदर यहां पे ये बात की गई इसके अंदर कि अगर उस शख्स ने बात ना मानी तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसकी जायदाद को बेच देगी, और जो खर्चा होगा, जो मेरा खर्चा बना होगा, वो मुझे दिलवा देगी। बाकी क्या कर सकती है, जो पैसे बचे हैं वो उस शख्स को वापस कर देगी, या तो उसी को वापस कर देगी, जो उसका एंटाइटल होगा उसको वापस कर देगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, जब भी कोई शख्स किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाता है तो आप मुकदमे की किसी भी स्टेज पर टेम्परेरी इंजंक्शन 39(1)(2) के तहत ले सकते हो। अगर वो बंदा नहीं माना तो सबसे पहले क्या होगा, तो कोर्ट मे के साथ उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी, या मे के साथ उसको 6 महीने के लिए कैद कर देगी, और 6 महीने से पहले उसको छोड़ भी सकती है, और उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा 1 साल से ज्यादा जो है वो अटैच नहीं रखेगी, 1 साल से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं रखेगी। और अगर फिर भी बाज नहीं आता 1 साल के बाद, तो अब कोर्ट मे के साथ उसकी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देगी, और जो पैसे मेरे बनते होंगे, जो मेरा खर्चा हुआ होगा, मेरा नुकसान होगा, मुझे देकर बाकी जो पैसे बचे हैं उस शख्स को वापस कर देगी जो इंटाइटल्ड होगा। ये बात है। अब इसी का 2A है, एन इन टाइम इंजंक्शन पास्ट, एक आरजी इंजंक्शन जो है वो भी पास की जा सकती है अंडर रूल 1 और 2, रूल 1 या 2 के जरिए से, इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में, शेल नॉट ऑर्डिनरी, बड़ा कीमती है, शेल के साथ जो ना नहीं होगा ऑर्डिनरी, आम वजूहात के आम हालात में, एक्सीड 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दी जाएगी। देखें, टेम्परेरी इंजंक्शन ज्यादा से ज्यादा 6 माह के लिए होती है। कब? जब दोनों पार्टियों को अदालत सुन ले। बड़ा कीमती, लॉ एक्ट में आपसे कहेगा, जब आसिफ ने अपनी टेम्परेरी इंजंक्शन डिमांड की तो अदालत ने उसको टेम्परेरी इंजंक्शन कितने दिन की दी, तो आप कहेंगे अदालत ने आसिफ को भी बुलाया, किराएदार को भी बुलाया, दोनों को बुलाकर सुना। अब आसिफ को जो टेम्परेरी इंजंक्शन देगी ज्यादा से ज्यादा 6 माह की देगी। हां, अगर कोर्ट ने आसिफ को बुला लिया और किराएदार को ना बुलाया, कोई ऐसी वजूहात थी कि किराएदार आया ना पाया, या उसको नोटिस अगर देती, उसको आने का टाइम देती, वो जायदाद बेच चुका होता, कोई नुकसान पहुंचा चुका होता, तो अब अगर एक तरफा पार्टी को सुनकर कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन देती है तो वो सिर्फ 15 दिन की दे सकती है। ठीक है जी, एक पार्टी को सुनेगी तो 15 दिन की, दोनों को सुनेगी तो ज्यादा से ज्यादा 6 माह की। हां, 6 माह से ज्यादा भी दे सकती है, मगर जब देगी तो रिकॉर्ड रीजन लिखेगी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। और हाई कोर्ट को लोअर कोर्ट इत्तला देने की पाबंद होगी कि मैंने 6 माह से ज्यादा की टेम्परेरी इंजंक्शन क्यों दी। ठीक है जी, तो लॉ एक्ट में पूछ सकता है 6 माह से ज्यादा टेम्परेरी इंजंक्शन दी जा सकती है, आप कहेंगे हां। जब देगी तो क्या लिखेगी, रीजन लिखेगी, वजह लिखेगी, फिर हाई कोर्ट को इतला करेगी। तो क्या इसके अंदर 2A में यही कहा गया कि वो आर्जी तौर के ऊपर, इब्तदाई तौर के ऊपर क्या कर सकती है, 15 दिन की टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है एक पार्टी को सुनकर। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविजन आगे दैट सच इंजंक्शन में बी एक्सटेंडेड, जो इंजंक्शन कोर्ट अता करती है उसको एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, फॉर फेलियर ऑफ इट्स सर्विस, के इतला नहीं पहुंची किसको, ऑन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को, व्हेन सच फेलियर,
इज नॉट एट्रीब्यूटेबल, जब ये नाकामी या ये जो खामी थी ये टू द प्लेंटिफ की वजह से ना हुई हो, यानी आसिफ की वजह से कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि जो सम्मन जो है या नोटिस जो है जो किराएदार को नहीं पहुंचे, यानी आसिफ कसूरवार नहीं है, किराएदार तक नोटिस पहुंचने का आसिफ कसूरवार अगर नहीं है, तब अदालत क्या करेगी, टेम्परेरी इंजंक्शन को बढ़ा सकती है। या कब बढ़ा सकती है, आर व्हेन द डिफेंडेंट सीक, या डिफेंडेंट खुद चाहे, टाइम कि मुझे वक्त दिया जाए फॉर डिफेंस, ताकि मैं अपना दिफा कर सकूं, ऑफ एप्लीकेशन, अपनी दरखास्त देकर फॉर इंजंक्शन, इस इंजंक्शन के लिए। तो लॉ गेट में बड़ी दो कीमती बातें, लॉ गेट में आपसे कहेगा कि अगर प्लेंटिफ का कोई कसूर ना हो मगर डिफेंडेंट तक कोई सर्विस ना पहुंची हो, कोई इतला ना पहुंची हो, तो क्या टेम्परेरी इंजंक्शन बढ़ा दी जा सकती है? आप कहेंगे हाँ। फिर लॉ गेट के अंदर कहेगा कि अगर डिफेंडेंट खुद चाहे कि टेम्परेरी इंजंक्शन जो मेरे खिलाफ दी गई है उसको बढ़ा दिया जाए, मैं डिफेंस चाहता हूं, हाँ बढ़ाई जा सकती है, डिफेंडेंट के कहने पे बढ़ाई जा सकती है, और अगर नोटिस डिफेंडेंट तक नहीं गया तब भी बढ़ाई जा सकती है। अब है 2B, द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन मेड, जो इस इंजंक्शन का ऑर्डर दिया गया है अंडर रूल 1 और 2, रूल 1 या 2 के तहत, आफ्टर हेयरिंग द पार्टी, पार्टियों को सुनने के बाद, और आफ्टर नोटिस टू द डिफेंडेंट, या डिफेंडेंट को नोटिस देने के बाद, शैल सीज टू हैव इफेक्ट, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद। यानी अदालत ने 6 महीने का जो टेम्परेरी इंजंक्शन दिया था, अब ये नहीं कि अदालत उसको दोबारा कहे भाई 6 महीने गुजर चुके हैं अब आप जो करना चाहो करो, ऐसी बात नहीं। जैसे 6 महीने गुजरे ऑटोमेटिकली जो उस पर पाबंदी लगाई गई थी, पाबंदी खत्म हो जाएगी 6 महीने के फौरी बाद। तो अब लॉ गेट से आपसे पूछ सकता है जो उस पर पाबंदी लगाई गई थी टेम्परेरी इंजंक्शन के जरिए से, 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुद खत्म हो जाती है? कहेंगे हाँ। अनलेस एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, क्या जब तक कोर्ट उसको एक्सटेंड ना करे आम हालात में खत्म हो जाएगी? हाँ, कोर्ट चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। आफ्टर हेयरिंग दी पार्टीज, पार्टियों को दोबारा, अगेन दोबारा, एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, और पार्टी और जो जब एक्सटेंड करेगी 6 माह से ज्यादा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो रीजन लिखेगी फॉर सच एक्सटेंशन के मैं 6 माह से ज्यादा क्यों बढ़ा रही हूं। फिर प्रोवाइडेड दैट, फिर प्रोविजन आ गई कि शर्त यह है दैट रिपोर्ट ऑफ सच एक्सटेंशन, कि अगर 6 माह से ज्यादा की वो एक्सटेंशन करती है, शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट को इत्तला देने की पाबंद होगी। तो क्या 6 माह तक की होती है? देखें, अगर एक पार्टी को सुना फिर टेम्परेरी इंजंक्शन दी तो 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी, अगर दोनों पार्टियों को सुना तो 6 माह से ज्यादा नहीं होगी। 6 माह से ज्यादा अगर कोर्ट देती है तो वो रीजन लिखेगी और हाई कोर्ट को भी इत्तला देगी मैंने ऐसा क्यों किया। अब है हमारे पास इसका रूल जो है 3, बिफोर ग्रांटिंग इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले कोर्ट टू डायरेक्ट नोटिस टू द अपोजिट पार्टी, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस देती है, यानी मेरे किराएदार के खिलाफ हुक्म जारी करने से पहले, उसको टेम्परेरी इंजंक्शन देने से पहले मेरे किराएदार के पास क्या करेगी, एक नोटिस देगी कि आसिफ तुम्हारे खिलाफ जो है टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर चुका है, ये वाली बात। दी कोर्ट शेल, शेल के साथ है, मे का लफ्ज आएगा तो गलत हो जाएगा, कोर्ट शेल, कोर्ट जरूर करेगी, इन ऑल केसेस, तमाम केसों में, बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट करने से पहले डायरेक्ट नोटिस, वो नोटिस देगी ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का, फॉर द सेम, इसी तमाम चीजों का, टू बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी को देगी। प्रोवाइडेड, प्रोविजन क्या है, दैट एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड, इन चीजों के अंदर कोर्ट अगर चाहे तो नोटिस नहीं देगी। देखें, बड़ा कीमती है जो मैं बता रहा हूं, कोर्ट आम हालात के अंदर जरूर देगी दूसरी पार्टी को कि तुम्हारे खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन जो है अप्लाई की हुई है। आपसे लॉ गेट में पूछेगा किन हालात में कोर्ट जो है वो नोटिस नहीं भी दे सकती। आप कहेंगे जब एक शख्स ने कोई कर्जा उठाया हो, बैंक से उठाया हो और उसकी नीलामी का ऑर्डर आ गया हो, या जो रिस्पोंडेंट है वो कोई गवर्नमेंट का इदारा है, कारपोरेशन है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके मामले में भी अगर कोर्ट ये चाहे कि अगर मैं उस तक कोई बात पहुंचाऊंगी तब कोई बड़ा मसला हो जाएगा, तो कोर्ट अगर इमरजेंसी हालात में चाहे तो उनको नोटिस
नहीं दे सकती, ये वाली बात। प्रोवाइडेड दैट, ये बात कही गई, यानी शर्त है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड, मा सिवाय किसकी, सामान की फरोख्त के लिए, नीलामी के लिए। फॉर डिफॉल्ट, कि वो शख्स डिफॉल्टर है, इन पेमेंट, उसने रकम अदा नहीं की, एट द स्टेपुलेटेड टाइम, जो वक्त फिक्स था, ऑफ ए डेप्ट, उस कर्जे की, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर प्लेज, जिसकी वजह से उसकी जो सामान था उसको जब्त कर लिया गया था, कुर्की कर लिया गया था, विद एनी बैंक, किसी भी बैंक ने, किसी बैंक ने कर्जा ना वापस करने की वजह से उसके सामान को जब्त कर लिया था और अब नीलामी के लिए कह रही है। और वेयर द इंजंक्शन इज टू बी ग्रांटेड, यहां पर या इंजंक्शन ग्रांट की जाने वाली हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ, और गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ, एज सच, या कोई ऐसा ही शख्स, और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या कोई भी गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी हो, ठीक है, बोर्ड हो, कारपोरेशन हो, सेटअप जिसको कायम किया गया हो, रखा गया और एस्टेब्लिश या कायम किया गया हो बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जरिए से, इन एनी केस, किसी भी केस में, नॉट इन्वॉल्विंग द इजेक्टमेंट ऑफ एनी पर्सन, जिसका ताल्लुक किसी शख्स की बेदखली से ना हो, ये शर्त है। आर द डेमोलिशन ऑफ एनी प्रीमिसेस, ये किसी भी जायदाद के मंदूम करने से, उसको फना कर देने से, खराब कर देने से उस ताल्लुक ना हो। दी कोर्ट में, कोर्ट चाहे तो, वेयर इट अपीयर, अगर कोर्ट को ये लगे, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन, कि मेरा जो मकसद है इंजंक्शन देने का, वुड बी डिफेक्टेड, वो नाकाम हो जाएगा, वो मकसद ही फोत हो जाएगा, बाय द डिले, अगर मैंने देर कर दी तो, डिस्पेंस विद सच नोटिस, तो ऐसे नोटिस को फिर अदालत नहीं देगी। तो देखो लागेट में कहेगा किन दो हालातों के अंदर, किन हालातों के अंदर टेम्परेरी इंजंक्शन देने से पहले नोटिस नहीं दे सकती अदालत। अगर अदालत को यह लगे कि मैंने अगर लेट कर दिया तो मेरे टेम्परेरी इंजंक्शन ना देने की वजह से उस शख्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से केसेस हैं कि ये जो मैंने बताया बैंक वाला, और दूसरा स्टैट्यूटरी बॉडी कोई हो तो उसके बारे में। प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद ये बात की कि दैट द पीरियड ऑफ नोटिस अंडर दिस रूल, इस रूल के तहत जो इसका पीरियड होगा इंजंक्शन का, टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, एज सच, या कोई और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, या कोई दूसरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बोर्ड, कारपोरेशन, सेटअप और एस्टेब्लिश, जो कायम वगैरह किया गया हो बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जरिए, शेल नॉट बी लेस देन 2 days, वो 2 दिन से कम नहीं होगा, और नॉट एक्सीड 7 days, 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। तो लागेट में पूछ सकता है कि गवर्नमेंट के मामले के अंदर अगर जो है नोटिस दिया जाए वो कम से कम कितने दिन, 2 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के लिए। अब है हमारे पास इसका रूल 4, ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज। क्या आपसे लागेट में पूछेगा क्या जो कोर्ट ने जो हुक्म दिया टेम्परेरी इंजंक्शन का, क्या वो डिस्चार्ज हो सकता है, यानी उसको खत्म किया जा सकता है, वैलिड, वो तब्दील किया जा सकता है, और सेटिसाइड, या उसको वापस लिया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। एनी कोर्ट, एनी ऑर्डर, कोई भी हुक्म, फॉर एन इंजंक्शन, जिसका ताल्लुक इंजंक्शन से हो, मे बी डिस्चार्ज, उसको खत्म किया जा सकता है और वैलिड तब्दील किया जा सकता है, सेटिसाइड, रद्द किया जा सकता है बाय द कोर्ट, कोर्ट के जरिए, ऑन एप्लीकेशन, मगर क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मेड देयर टू, इसके बारे के अंदर, बाय एनी पार्टी, कोई भी पार्टी दे सकती है, डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर, जो इस ऑर्डर से मुत्तफिक ना हो तो वो पार्टी एप्लीकेशन देगी और कोर्ट इस ऑर्डर को, टेम्परेरी इंजंक्शन को तब्दील कर सकती है, रद्द कर सकती है, वापस ले सकती है। 4A, इंजंक्शन टू सीज, इंजंक्शन खत्म हो जाएगा, टू बी इन फोर्स, जो कि इन फोर्स में था, जो कि हरकत में था, जो ताकत में था, आफ्टर सर्टेन पीरियड, खास वक्त के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एन इंजंक्शन ग्रांटेड, जो इंजंक्शन ग्रांट की गई है बाय कोर्ट, कोर्ट के जरिए, इन ए सूट, किसी मुकदमे में, विच सीक्स टू क्वेश्चन, जिसका ताल्लुक है किस सवाल से, दी वैलिडिटी, कि क्या ये वैलिड है, और लीगल इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड, या क्या जो ऑर्डर दिया गया है उसका कोई लीगल इफेक्ट है, प्रोसीडिंग टेकन, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी, और एक्ट डन बाय एनी अथॉरिटी,
या किसी अथॉरिटी ने कोई अमल किया हो, कोई एक्ट किया हो, और पर्सन या किसी शख्स ने विच हैज बीन मेड, जो दिया गया हो, टेकन लिया गया हो, और डन या किया गया हो, और पर्पस या उसकी मंशा हो टू हैव बीन मेड के ऐसा करे, टेकन ले और डन करे, अंडर एनी लॉ किसी भी कानून के जरिए से, सच इज स्पेसिफाइड जो बताया गया है इन पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले पार्ट के पहले शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन में बताया गया है, और रिलेट से इसका ताल्लुक हो, आर इज कनेक्टेड विद या जो जुड़ा हुआ हो, असेसमेंट तखमिये से, और कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू से, shall cease to have effect on expiration of the period of 6 month, 6 महीने के बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, फॉलोइंग द डे, उस डे शुरू कब होगा, उस दिन, ऑन विच इट वॉज मेड, जिस दिन ये हुक्म दिया गया था उसके अगले 6 महीने बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, अनलेस द केस इज फाइनली डिसाइडेड, जब तक के केस मुकम्मल डिसाइड ना कर दिया गया हो, और इंजंक्शन इज डिस्चार्ज और सेटिस्फाइड बाय द कोर्ट अर्लियर, या कोर्ट ने उससे पहले इसको खत्म ना कर दे। सिंपल सी वर्ड में, जब तक खुद ना हुक्म वापस ले, पहले ही फैसला कर दे, उसके अलावा 6 माह होते ही हुक्म इम्तनाई बेअसर हो जाएगा। सिंपल वर्डिंग, इसमें यह कहा गया 6 माह होते ही अपने आप ही टेम्परेरी इंजंक्शन खत्म हो जाएगा, पाबंदी खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर चाहे तो कोर्ट क्या कर सकती, 6 माह से पहले भी उसको खत्म कर सकती, ये वाली बात है बस। एक्सप्लेनेशन, इन दिस रूल, इस रूल में पब्लिक रेवेन्यू, जो पब्लिक रेवेन्यू है, इंक्लूड उसमें शामिल है द ड्यूज ऑफ एनी बैंक, किसी भी बैंक के ड्यूज, ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट उसको चलाती हो, और एनी कारपोरेशन, या कोई कारपोरेशन, और अंडरटेकिंग ओन्ड या अंडरटेकिंग ओन्ड हो और कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको सूबाई गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट चलाते। सिंपल वर्डिंग में, पब्लिक रेवेन्यू में हर वो इदारा आ सकता है कि जिसका ताल्लुक मालियत से हो, महकमा माल से हो, और वो फेडरल गवर्नमेंट चलाती हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाती हो, दोनों आ सकते हैं। टेम्परेरी इंजंक्शन का हमारे पास है रूल 5, यानी आखिरी है टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड। अब 6 से 10 तक शुरू हो जाएगा इंटरलोकेटरी ऑर्डर। रूल 5, इंजंक्शन टू कारपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, अगर किसी इदारे पे हुक्म या पाबंदी लगाई गई हो तो उसका ताल्लुक किससे होगा, उसमें काम करने वाले ऑफिसर से भी होगा। मसलन इदारे पे पाबंदी लगाई, तुमने चीनी नहीं बनानी, अब इदारा खुद ब खुद तो चीनी नहीं बना रहा ना, तो क्या उसमें जो काम करने वाले ऑफिसर हैं ना, ये वर्कर हैं, उन पे ये कानून अप्लाई होगा, इदारे पे तो होगा ही होगा, उन बंदों पे भी होगा कि तुमने ये वाला काम नहीं करना जिस काम से मैंने इस इदारे को रोका है। तो सिंपल वर्डिंग में, जब किसी कारपोरेशन के ऊपर जो पाबंदी लगाई जाती है तो वो पाबंदी उसके ऑफिसर पर और वर्कर पर भी लागू होती है। ये बड़ा कीमती सवाल है लॉ गेट के लिए। इंजंक्शन टू कारपोरेशन बाइंडिंग ऑन इट्स ऑफिसर, जो कारपोरेशन के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है वो उसके ऑफिसर के ऊपर भी लागू होती है। एन इंजंक्शन डायरेक्टेड, अगर जो पाबंदी लगाई गई टू ए कारपोरेशन के ऊपर, इज बाइंडिंग नॉट ओनली ऑन द कारपोरेशन, वो ना सिर्फ लागू होगी कारपोरेशन पर इटसेल्फ, बट आल्सो ऑन ऑल मेंबर एंड ऑफिसर, बल्कि तमाम उसके मेंबर और ऑफिसर पे भी लागू होगी ऑफ द कारपोरेशन, उस कारपोरेशन के हुज पर्सनल एक्शन, जिनका जाती फेल, जाती अमल, इट सीक्स टू रिस्ट्रेन, जो अदालत चाहती थी कि ये वाला जाती काम ये ना करें, यानी चीनी बनाने के लिए रोका तो वो चीनी ना बनाए, बाकी कुछ करते रहें, मगर जिस काम से रोका है वो काम से तमाम ऑफिसर रुक जाएंगे। अब है हमारा इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अहकाम दरमियानी। अब हम इसको देखते हैं 6 से। पावर टू ऑर्डर इन ट्राइम सेल, इंटरम सेल कहते हैं इसको, असल लफ्ज है इंटरम, इंट्राइम भी कहते हैं। पावर टू ऑर्डर इंटरम सेल, कोर्ट चाहे तो वो इंट्राइम सेल का यानी फौरी हुक्म जारी कर सकती किसी ऐसी चीज के बारे में जो जल्दी गल सड़ने वाली हो, जिसको नुकसान पहुंचने वाला हो, उस चीज को जिसकी मार्केट वैल्यू पे असर पड़ सकता हो, कोर्ट चाहे तो उस चीज को फौरी बेचने के लिए, जल्द बेचने के लिए, आर्जी तौर पर उसको बेचने के लिए, मुकदमा खत्म होने से पहले बेचने का हुक्म दे सकती है। लॉ एक्ट में आपसे पूछता है अगर एक चीज नेचुरल डिके रखती है, स्पीडी डिके रखती है, जल्दी खराब होने वाली है, तो कोर्ट चाहे तो मुकदमा खत्म होने से पहले
उसको बेच सकती है? आप कहेंगे हाँ। द कोर्ट में का लफ्ज है, शेल नहीं, चाहे तो। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे, टू द सूट जिसका ताल्लुक मुकदमे से हो, ऑर्डर द सेल, हुक्म जारी कर सकती है कि बेच दो। बाय एनी पर्सन नेम्ड, किसी भी शख्स का नाम दे सकती है, यानी किसी शख्स की जिम्मेदारी लगा सकती है। इन सच ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में, एंड इन सच मैनर, उस अंदाज में, एंड ऑन सच टर्म्स, ये ऐसी शराइत के ऊपर, एज इट थिंक फिट, जो वो मुनासिब समझे, ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो हो वो, बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट, जिसका ताल्लुक इस मुकदमे से हो, बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सच सूट, जिसका ताल्लुक इस मुकदमे से हो, आर अटैच्ड बिफोर, या उसको जब्त कर लिया गया हो, अटैच कर लिया गया हो पहले, जजमेंट से पहले उसको अटैच कर लिया गया हो, इन सच सूट, इस सूट में, विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, जो जल्द फितरी कुदरती तौर पर गल सड़ जाने वाली हो, खराब हो जाने वाली हो, और विच ऑफ एनी अदर जस्ट एंड सफिशिएंट काज, या कोर्ट अगर चाहे कोई दूसरी माकूल वजह हो तो, इट मे बी डिजायरेबल टू हैव सोल्ड एट वंस, कोर्ट उसको फौरन बेच सकती है। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा, अगर कोई चीज जल्दी गड़ सड़ने वाली हो, उसको तो कोर्ट जो है वो किसी भी टाइम बेच सकती है पार्टी की एप्लीकेशन पर। क्या कोर्ट ऐसी कोई चीज कि जो जल्दी गड़ने सड़ने वाली तो नहीं, मगर कोर्ट को यह लगता है कि कोई खास वजह है कि मैं इस चीज को बेच दूं, तो क्या कोर्ट उसको बेच सकती है? आप कहेंगे हाँ, कोई दूसरी जस्ट वजह हो तो बेच सकती है। 7वां, डिटेंशन, रोक लेना, प्रिजर्वेशन, महफूज कर लेना, इंस्पेक्शन, मुआयना करना, ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए सूट, उस जायदाद का जिसका ताल्लुक मुकदमे से हो। सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं? जिस जायदाद पे दावा चल रहा हो उसको सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। अब मैंने दावा किस पे किया था कि ये बंदा मेरे किराएदार था और ये मेरे मकान को बेच रहा है, तो अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? हमारा वो मकान। तो जिस चीज के ऊपर दावा चल रहा होता है वही वाली सब्जेक्ट मैटर होता है। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा, जिस चीज पे दावा चल रहा हो, कोर्ट उस जायदाद के अंदर किसी को दाखिल होकर मुआयना करने का हुक्म दे सकती है? आप कहेंगे हाँ। फिर कह सकते क्या उस जायदाद से कुछ सैंपल मंगवा सकती है तजर्बे के लिए, मुआयने के लिए, कि इस जायदाद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा? जैसे कि मेरी फसल है, उस पर कोई केस चल रहा है, तो अदालत क्या उसमें से सैंपल मंगवा सकती है कि ये फसल का सैंपल लेकर आओ, हम चेक करें इस पर कौन सी बीमारी तो नहीं लग रही? कि जहां पे कोई एविडेंस वहां से मंगवा सकती है। लॉ एक्ट में क्या एविडेंस मंगवा सकती है? आप कहेंगे मंगवा सकती है। रूल 7 में यही कहा गया, द कोर्ट में, कोर्ट चाहे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पर, टू द सूट जिसका ताल्लुक मुकदमे से, ऑन सच टर्म, उन शराइत पर, एज इट थिंक फिट, जो वो मुनासिब समझे, क्या मेक एन ऑर्डर, एक ऐसा हुक्म जारी कर सकती है, फॉर द डिटेंशन के रोक लिया जाए, प्रिजर्वेशन महफूज कर लिया जाए, और इंस्पेक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी जायदाद का मुआयना किया जाए, विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सच सूट, जिस जायदाद पे मुकदमा चल रहा हो, और एज टू विच एनी क्वेश्चन, या कोई भी ऐसा सवाल में अराइज देयर इन, जो उस जायदाद से उठता हो, उस सवाल के ऊपर भी कोर्ट ऐसा कर सकती है। बी, फॉर ऑल, या तो तमाम, और एनी ऑफ द पर्पस, या कोई भी मकसद जो ऊपर बयान किया गया, एफोर सेड, जो ऊपर बयान किया गया, अथोराइज, एक शख्स को अथॉरिटी दे सकती है, यानी पर्सन किसी शख्स को टू इंटर के वो दाखिल हो जाए, अपॉन और इनटू एनी लैंड, किसी भी उस जायदाद में, और बिल्डिंग, या किसी बिल्डिंग के अंदर, इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पार्टी, जो किसी दूसरे शख्स के कब्जे में हो, टू सच सूट, जिसका ताल्लुक उस मुकदमे से हो, एंड फॉर ऑल, या तो तमाम, और एनी ऑफ द पर्पस एफोर सेड, जो ऊपर बयान किए गए हैं उनमें से, या तो तमाम या कोई भी वजह हो सकती है, अथोराइज्ड एनी अथोराइज्ड, एक शख्स को अथॉरिटी दे सकती है, एनी सैंपल, के कोई भी वहां से सैंपल टू बी टेकन, तुम ले आओ, और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड, या फिर वहां पर जाकर कोई मुशाहिदा कराओ, और एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड, या वहां जाकर कोई तजर्बा कर लो, विच मे सीम्स नेसेसरी, जो भी कोर्ट को जरूरी लगे, और एक्सपीडियंट, या उसको मुनासिब लगे, फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग फुल इंफॉर्मेशन, ताकि उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्या मसला चल रहा है। आर एविडेंस आ गया ना, तो आर एविडेंस, या वहां से एविडेंस के लिए भी
किसी शख्स को ऑथोराइज कर सकती है। रूल 7 का सब रूल 2, द प्रोविजन एज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। यही वाली जो हमारा जो चल रहा है ये एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, जो ये ऊपर कार्रवाई चल रही है ये सारी शेल अप्लाई, जरूर अप्लाई होगी म्यूटेटिस मुटेंडाइज थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ टू पर्सन, उस शख्स के ऊपर भी अथोराइज जिसको हुक्म दिया गया है टू इंटर के वो दाखिल हो जाए अंडर दिस रूल, जो टू इंटर अंडर दिस रूल जो इस हुक्म में दाखिल हो। यानी थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ये वाला जो है रूल जो प्रोसेस का है वो अप्लाई हो सकता है उस शख्स के ऊपर जो इस हुक्म में दाखिल हो जाए। 8वां, एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर। इस ऑर्डर की जो एप्लीकेशन है टू बी आफ्टर नोटिस, यानी हम जब तक दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं देंगे तो इस एप्लीकेशन पे अमल नहीं किया जाएगा। एन एप्लीकेशन बाय द प्लेंटिफ, कोई भी एप्लीकेशन जो प्लेंटिफ देता है फॉर एन ऑर्डर, किस हुक्म के लिए, अंडर रूल 6 और 7 जो ऊपर रूल 6 या 7 के तहत है, मे बी मेड, वो किए जा सकते हैं आफ्टर नोटिस, नोटिस देने के बाद टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को एट एनी टाइम, किसी भी वक्त में, आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जब मुकदमा दाखिल कर दिया जाए, यानी नोटिस के बाद आप दरखास्त दें, ये वाली बात। रूल 8 का सब रूल 2, एन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट भी एप्लीकेशन दे सकता है फॉर ए लाइक ऑर्डर, इसी तरह के हुक्म के लिए, मे बी मेड आफ्टर नोटिस, वो भी नोटिस के बाद होगी, टू द प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ को नोटिस दिया जाए, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, आफ्टर अपीयरेंस, जब वो अपीयर हो जाए। सिंपल वर्डिंग में डिफेंडेंट प्लेंटिफ के लिए और प्लेंटिफ डिफेंडेंट को पहले नोटिस उनको भेजा जाएगा कि तुम्हारे खिलाफ इस तरह की एप्लीकेशन है, फिर एप्लीकेशन पे अमल किया जाएगा। 9, व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ द लैंड, पार्टी को फौरी कब्जा दिलवाया जा सकता है ऑफ लैंड, किसी भी जमीन का, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, जिसका ताल्लुक उस मुकदमे से हो। यह बड़ा कीमती, इसको थोड़ा गौर से समझें। मिसाल के तौर के ऊपर एक ऐसी जमीन है जो मेरे कब्जे में है, जिस जमीन के ऊपर गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाए हुए है, गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू बनता है, टैक्स अदा करना पड़ता है उस जमीन का, मगर मैं कब्जा भी किए बैठा हूं और मैं उस जमीन का टैक्स भी गवर्नमेंट को अदा नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो शख्स जो उस पार्टी में, जो उस जायदाद में इंटरेस्टेड हो, बेगाना नहीं, अनजाना नहीं, वो बंदा जो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो, उससे कहेगी भाई तुम चाहते हो कि आसिफ तो उसके जो है पैसे अदा नहीं कर रहा, तुम ये गवर्नमेंट का टैक्स अदा करो, मैं तुम्हें इसका कब्जा फौरी ले देती हूं, फिर बाद में तुम अपने पास इसको रखो, जब फैसला होगा कोर्ट जिसके हक में फैसला करेगी उसी के पास ये जायदाद चली जाएगी। अगर ये जायदाद आसिफ के पास चली गई तो जो तुमने पैसे भरे थे वो तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया, तो ऐसा कर सकती है। वेयर लैंड पेइंग रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ऐसी जमीन जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती है, आर टेनर, या जिनके हकूक मलकियत हों, लायबल टू सेल, बेचने के लिए हों, इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, और वो उसी पे मुकदमा चल रहा हो। इफ द पार्टी इन पोजेशन, अगर कोई ऐसी पार्टी जो उस पर कब्जा किए हुए हो, ऑफ सच लैंड, उस लैंड पर, ऑफ टेनर, या उसके हकूक मलकियत पर, निगलेक्ट्स, वो नजरअंदाज करती हो, टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना दे रहा हो, यानी मेरे कब्जे में थी, मैं गवर्नमेंट का टैक्स अदा नहीं कर रहा था। आर द रेंट ड्यूज, या कोई ऐसे किराए बाकी हों, प्रोप्राइटर ऑफ द टेनर, उस हकूक मलकियत के मालिक के ऊपर कोई रेंट हो, एज द केस में भी, कोई भी केस हो सकता है, एंड सच लैंड आर टेनर इज कॉन्सिक्वेंटली, या तो वो जमीन या वो हकूक मलकियत कॉन्सिक्वेंटली ऑर्डर, हुक्म जारी किया जा सकता है, टू बी सोल्ड, के बेच दिया जाए, एनी अदर पार्टी, किसी दूसरे पार्टी को, टू द सूट, सूट के, क्लेमिंग टू हैव एन इंटरेस्ट, जो दावा कर रहा हो, क्लेम कर रहा हो, हैव एन इंटरेस्ट, कि मेरा इसके अंदर कोई मफाद है, इन सच लैंड, उस लैंड में, और टेनर, या उसके किसी हकूक मलकियत में, मे अपॉन पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू, अगर वो ये रेवेन्यू अदा कर दे, टैक्स अदा कर दे, और रेंट ड्यू, या उसके को रेंट अदा कर दे, प्रीवियसली टू द सेल, उसके सेल होने से पहले, एंड विद आर विदाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के साथ, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सवाबदीद पर, बी पुट इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ द लैंड आर टेनर, तो हम उसको उस जायदाद का कब्जा दिलवा देंगे या उसके हकूक मलकियत का उसको हक दे देंगे।
एंड द कोर्ट इन इट्स डिक्री, और कोर्ट अपनी डिक्री में मे अवार्ड अगेंस्ट द डिफॉल्टर, उसके डिफॉल्टर के बारे के अंदर क्या कर सकती है, द अमाउंट सो पेड, जो उसने अमाउंट अदा की थी, विद इंटरेस्ट, सूद के साथ दिलवा सकती है, देयर ऑन एट सच रेट, ऐसे रेट पर, एज द कोर्ट थिंक फिट, जो कोर्ट मुनासिब समझे, आर में डिस्चार्ज, या डिस्चार्ज उसको कर दे, दी अमाउंट सो पेड, जो अमाउंट पेड की गई हो, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, देयर ऑन एट सच रेट, ऐसे रेट पर, एज द कोर्ट ऑर्डर, जैसा कोर्ट उसको हुक्म दे, इन एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अकाउंट, किसी अकाउंट की एडजस्टमेंट के लिए, विच मे बी डायरेक्टेड, जो कोर्ट डायरेक्ट कर दे, इन द डिक्री पास्ड इन द सूट, इस सूट की डिक्री पास करने में। यानी सिंपल वर्डिंग में कोर्ट क्या कर सकती है, जिस पे खर्चा वगैरह हुआ होगा तो उसको क्या करवा सकती है, सूद के साथ जितना मुनासिब समझे दिलवा सकती है। मेरी एक बात को अब गौर से समझना, कई मर्तबा कोई लफ्ज यहां पे लिखा होता है ना, हम उसका जानबूझ के तर्जमा नहीं करते, या आपको मैं लफ्जी तर्जमा पढ़ के बता देता हूं मगर बा मुहावरा तर्जमा नहीं करता। क्यों? मैं तो किसी के पाँव की जूती की मिट्टी के बराबर भी नहीं, मगर एक सिंपल वर्ड है, मैं इंग्लिश के लिटरेचर में और लिंग्विस्टिक में मास्टर हूं, ठीक है, एम इस्लामियात भी हूं। वो शख्स के जो कुरान पाक पढ़ता होगा वो चीज को बड़ा गौर से जानता होगा कि कुरान पाक का कई मर्तबा हम लफ्जी तर्जमा नहीं लेते बल्कि उसका बामुहावरा तर्जमा लेते। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान पाक में है, जब सफेद धागा और स्याह धागे में तमीज हो जाए तब तक तुम जो है उससे पहले पहले तुम खाना खा सकते हो, सहरी कर सकते हो, उसके बाद तुमने नहीं करना। तो एक सहाबी ने क्या किया, वो अपने तकिए के नीचे जो है स्याह और सफेद धागा लेके लेटे रहे कि देखा कब तक ये दोनों में मुझे तमीज नहीं होती, जब तक इतनी रोशनी बन जाएगी कि मुझे स्याह स्याह नजर आए, सफेद सफेद नजर आए, तब तक वो क्या करने लगे, खाते रहे खाते रहे। जब सुबह आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, आप मुस्कुरा दिया, आपने कहा क्या तुमने दिन और रात को अपने तकिए के नीचे छुपा रखा था? उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे? तो आपने कहा जो कुरान में लिखा है ना कि जब स्याह और सफेद धागे में तमीज हो जाए, उसका मकसद स्याह सफेद धागा नहीं है, उसका मकसद ये है कि ये जब तक आसमान के ऊपर सफेद रंग की जो पो फूटती है ना सुबह, जो शुमालन जुनूबन होती है, मशरक मगरब नहीं, शुमालन जुनूबन जो एक कोस बनती है, उसका मतलब वो था कि जब पो फूट जाए तब तक तुम जो है उससे पहले पहले खा सकते हो। तो देखो लिखा कुछ और, लिखा धागे के बारे में, मतलब कुछ और लेके। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं मेरे, जो यहाँ पे लेक्चर देखते हैं, वो मुझे कहते हैं यहाँ पर, मैं इसलिए इस बात को इसमें रिकॉर्ड करवा देता हूं ताकि ये सबूत रह जाए कि कल को कोई बच्चा ये कहे तो मुझसे कहें कि हाँ आप जाएं, मैंने यही वाली बात भाई इसके ऑर्डर 39 में कही हुई है, उसके एंड में सुन लें। तो इसलिए मैं इसमें कह देता हूं कि कई मर्तबा हम उस चीज का तर्जमा लेते ही नहीं, ये उसूल है तर्जमे का। इंग्लिश में भी उसूल है, अरबी में भी उसूल है, हर लैंग्वेज में उसूल है कि कई मर्तबा हम उसका वो तर्जमा नहीं लेंगे, उस तर्जमे को लफ्जी मतलब में ले लेंगे मगर बामुहावरे में उसको हज़फ कर देंगे, ये रूल है। आखिरी है 10, डिपॉजिट ऑफ मनी। आप रकम भी जमा करा सकते हैं कोर्ट में, अगर कोर्ट आपसे रकम का मुतालबा करे इन कोर्ट में, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज मनी, अगर आपका दावा रकम पर चल रहा हो, यानी मैं कहूं ये मेरी रकम है, वो कहे उसकी है, या वो रकम किसी और बंदे के पास अमानत पड़ी हो वो, और सम अदर थिंग, या कोई दूसरी चीज। लागेट में पूछेगा सिर्फ रकम ही रकम, आप कहेंगे नहीं, कोई दूसरी चीज जो मूवेबल हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हो, किसी कब्जे में हो तो वो भी अदालत में रखी जा सकती है। सम अदर थिंग, कोई भी चीज कैपेबल ऑफ डिलीवरी, जिसको एक दूसरे को दिया लिया जा सके, एंड एनी पार्टी देयर टू, और उससे कोई भी पार्टी एडमिट, ये कबूल कर ले, दैट ही होल्ड सच मनी, कि उसने ये रकम थामी हुई है, ली हुई है, और अदर थिंग, या कोई भी चीज एज ए ट्रस्टी, बतौर अमानत, फॉर अनदर पार्टी, दूसरी पार्टी के लिए, और दैट इट बिलोंग्स, ये इसका ताल्लुक है, और इज ड्यू टू अनदर पार्टी, इसका ताल्लुक दूसरे शख्स से है। द कोर्ट में ऑर्डर, में के साथ, शैल ने में के साथ, कोर्ट अगर चाहे तो द सेम, उसी चीज का, टू बी डिपॉजिट इन द कोर्ट, चाहे तो क्या कर सकते इसको कोर्ट में जमा करा दो, और डिलीवर टू सच लास्ट नेम्ड पर्सन, या उस शख्स को जमा करा दो जिसका मैं एंड में नाम लिख रही हूं। पार्टी को विद के साथ और विदाउट सिक्योरिटी
ضمانت کے ساتھ یا بغیر ضمانت کے، سبجیکٹ ٹو دی فردر ڈائریکشن آف دی کورٹ، جب تک میں دوسرا حکم جاری نہ کروں. ٹھیک ہے، تو کورٹ کوئی بھی رقم یا کوئی بھی چیز جو ڈلیور ہو سکتی ہو اس کو چاہے تو اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے کورٹ، یا اس کو چاہے تو کسی دوسرے شخص کو بھی حوالے کروا سکتی ہے. یہاں تک کا تھا ہمارے میں دعا کرنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم وصلوا علیہ. اللہ حافظ.